चलिए हम करते हैं आज एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सवाल कहता है मेरे पास एक सर्कल है, वो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है कौन सा एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो सेंटर पे एक आर्क से। सवाल कहता है in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree। एक आर्क मैं यहां से लेता हूं, ये थोड़े मुजरा ये पैटर्न, चलिए इसका नाम रखता हूं मैं ए और बी। ये बीच से सबटेंड कर, जब मैं रेडियस को आर्क के दो एंड पॉइंट से मिलाता हूं, ये सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री। सवाल कहता है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब तीन पार्ट इसके हैं। पहला पार्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क। आप बच्चों बताओ इसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है। I have to find out the length of this arc AB। चलिए बीच में भी इसका रखता हूं मैं नाम कुछ भी, क्योंकि आर्क हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है, AB इसका हम बीच में भी नाम रखते हैं। इसका मैं नाम रखता हूं I have to find out the length of arc APB। और दूसरा पार्ट area of the sector formed by the arc। अब आर्क से एक सेक्टर भी वजूद में आ गया, ये जो बनो सेक्टर आप क्या करते हैं पूर्व वजूद, इसका भी मुझे एरिया फाइंड करना हो। कितने पार्ट हो गए? दो। तीसरा पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉरवर्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब मैं जो कॉरस, जब मैंने यहां पे ये क्या है सेगमेंट ये सॉरी है आर्क के दो एंड पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं क्या बनता है वहां पे कॉर्ड से। अब मेरा सेगमेंट यहां पे बन गया। अब इस सेगमेंट का भी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। इस सेगमेंट को कैसे निकालना है वो आपने अच्छी तरह सीखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। हम पहले इस सेक्टर का हमने पहले निकाला ही होगा दूसरे पार्ट में, फिर हम निकालेंगे इस सर्कल इस ट्रायंगल का एरिया, फिर हम करेंगे पूरे एरिया ऑफ सेक्टर से सर्कल का इस ट्रायंगल का एरिया माइनस वहां पे सेगमेंट का बच जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने सेकंड पार्ट में निकाला ही होगा एरिया ऑफ सेक्टर, फिर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर पूरे सेक्टर के एरिया से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करूंगा ताकि बच पाए एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन मसला है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 याद होगा उसमें यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी था, राइट एंगल, इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये भी होगा 21 सेंटीमीटर। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी था और राइट एंगल ट्रायंगल भी था। वहां पे हमने फार्मूला लगाई थी 1/2 बेस इनटू हाइट। यस, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, यहां पे आप सुनो, वहां पे हम क्या करते हैं, ये हाइट होती है, इसको हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 2, एरिया निकल जाता है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये हाइट नहीं है ना ये हाइट है, इनको हम स्लॉट हाइट कहते हैं। हाइट हमेशा होती है इसकी स्ट्रेट से ऐसे। यस सर। तो यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे खाली आइसोसेलेस है, मैं यहां पे 1/2 बेस इनटू हाइट नहीं कर सकता हूं। हां कर सकता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी यही फार्मूला, लेकिन यहां पे मेरी हाइट इस वक्त गिवन नहीं है। वहां पे मैंने क्यों लिखा था, एक को हाइट माना था एक को बेस, क्योंकि वो राइट एंगल यहां पे 90 का एंगल बन रहा था, एक को मैंने बेस माना दूसरे को हाइट माना, लेकिन यहां पे खाली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए यहां पे दिक्कत होने वाली है। इसको मैं बच्चों एक काम करता हूं, अब मेरे पास हाइट नहीं है तो मैं 1/2 बेस इनटू हाइट कैसे अप्लाई कर सकता हूं। इसको मैं फिर एक काम करता हूं, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं प्रूव करूंगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसको कहते हैं, जिसके तीनों साइड बराबर होंगे या तीनों एंगल बराबर होंगे। पद लाइक द फार्मूला के लिए कि √3/4 a²। इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होने वाली, ना उससे मुझे हाइट चाहिए ना बेस चाहिए, ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस ट्रायंगल को मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बच्चों आपने 9th में, मैं आपको 9th में लेके जाता हूं, 9th में एक थ्योरम है, वहां पे आपने सीखा होगा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो ये दो इक्वल साइड्स है, इनके जो अपोजिट एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं, ये थ्योरम कहती है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो दो इक्वल साइड है, ये और ये दो साइड इक्वल है, क्योंकि ये भी 21 है ये भी 21 है, ये दो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इनका अपोजिट एंगल कौन है, देखो इस वाले साइड का अपोजिट एंगल है ए और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल है बी। तो मैं थ्योरम कहती है फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैं लेकिन आपको प्रूव करके दूंगा। 9th में आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, THEOR, पहले मैं 9th में लेके जाता हूं। थ्योरम क्या कहती है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं। ये और ये इक्वल है, इनका अपोजिट एंगल है ए और बी, ये आपस में इक्वल होंगे। मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे थ्योरम मुझे कहता है इसको प्रूव करो। Prove that angles opposite to the equal sides of isosceles triangle are equal। मुझे इसको प्रूव करना है, मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा। अगर दो इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उनके अपोजिट एंगल फिर बराबर होते हैं, मैं आपको प्रूव करके दूंगा।
देखिए मुझे टू प्रूव, पहले मैं लिखूंगा गिवन, मैं आपको सबसे पहले थर्ड में ले जाता हूं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी और सी, ये साइड और ये साइड इक्वल है मेरा। मान लेते हैं मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मुझे प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये दो आपस में क्या है, इक्वल साइड है, इनके अपोजिट एंगल कौन आते हैं, ये और ये आपस में फिर इक्वल होते हैं। मैं यही प्रूव करके आपको दूंगा। गिवन क्या है मेरे पास, AC इज इक्वल टू AB, या पहले मैं AB लिखूंगा, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये गिवन है ना। टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, मैं आपको ये पहले एक थ्योरम बताऊंगा। टू प्रूव मुझे करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यही मुझे प्रूव करना है। देखिए प्रूव करने से पहले मैं करूंगा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा। आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए, मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा। जब मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा, इस एंगल के दो हिस्से हो जाएंगे। एंगल A जो है ना, अब यहां पे इसने इसको मेसअप किया, यहां से भी अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। एंगल A के भी कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ड्रॉ, इसका मैं लिखूंगा यहां पर नाम D, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपॉन BC। बस थोड़ी सी करना, अब मैं प्रूफ करूंगा स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये थ्योरम आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपका थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थ्योरम मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको थर्ड पार्ट को हल करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देखो बच्चों, प्रूफ में मैं लूंगा इन्हीं, जब मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, आपका ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल आते हैं, एक ये एक ये। मैं इसके दो ट्रायंगल, इन्हीं दो ट्रायंगल को मैं लूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ABD, ले लो इनको ABD एंड ट्रायंगल ADC, कॉमा वी गेट। करो कंपेयर इनको बच्चों, मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल में कोई साइड मिल रहा है आपस में? हाँ, एंगल AC जो है वो AC, AB जो है वो AC के बराबर। मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू AC। क्यों बराबर है, मैंने लिखा ये साइड ये बराबर, AB इज इक्वल टू AC। क्यों बराबर, रीजन भी बताओ ना क्यों, क्योंकि वहीं से देकर है ये मैंने लिखा है ना गिवन में AB इज इक्वल टू AC, ये आपको वहीं से देकर होगा। आपको सिर्फ प्रूव करना है अगर ये दो साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल फिर बराबर होते हैं। ये थ्योरम के, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये गिवन है। एक चीज मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इस ट्रायंगल का AB और उस ट्रायंगल का AC आपस में बराबर है। अच्छा, और आपको कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन है? आप बताओ बच्चों, AD दोनों का साइड है, ये इधर इस ट्रायंगल का साइड है और उधर से जो है इस ट्रायंगल का साइड आ रहा है, ये दोनों का कॉमन है। देखो ये मिलाकर है, मैं इसको अलग अलग ट्रायंगल बना सकता हूं। देखिए बच्चों, ये है ABD और योर चीज को ट्रायंगल भी आप दूसरे साइड से है ADC। ये अब मुझे ये कॉमन है, अदरवाइज ये दो ट्रायंगल है तो AD और इसका AD मिल रहा है। मैं लिखूंगा दूसरा इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू AD। क्यों बराबर है, कॉमन है, ये दोनों का कॉमन साइड है। क्या ये होगा समझ? ये मेरे पास एक रूम है, अगर आप हेम साइड बनाओ ब्याह रूम, मजिम लाभ आस्ता हेम साइड हो किससे या किससे, ये दोनों का साइड होगा। इधर पर चीज AD जो है ये कॉमन है, इसका साइड भी है योर ये ट्रायंगल योर ये ट्रायंगल, वो ये चीज दिला लो बे ये होता क्या है कि इस रलान जो इक्वल है, ये क्या ये एंगल इक्वल, युता ये एंगल याच इतना ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। मैं लिखूंगा एंगल ऐसे को BAD, ये BAD is equal to angle DAC। क्यों, इसको रीजन साथ साथ देना, क्यों बराबर है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, तो जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC पे डाला, एंगल के भी दो हिस्से हो गए, एंगल AST के हिस्से गो बैक विद हिम से एंगल्स बराबर। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। बच्चों मुझे क्या क्या निकल गया, अब मुझे वेट, अब मुझे निकल गया ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन है और बीच वाला एंगल। मैं कह सकता हूं देयरफॉर बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, मैं आपको ये बताऊंगा कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है। ट्रायंगल तब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल BDA या ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू ऊपर से ऐसे, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ट्रायंगल,
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट कहते हैं बच्चों ऐसे दो फिगर्स को जिनकी शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चीज जरूरी है? दो चीजें जरूरी है, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप। देखिए मान लेते हैं इसका साइज है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका साइज क्या आ गया? सेम। लेकिन खाली साइज नहीं चलेगा, शेप भी सेम होनी चाहिए। शेप का मतलब है अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊंगा इस पे डाल दूंगा, ये ओवरलैप होने चाहिए, एक एंगल बराबर होना चाहिए, एक साइड बराबर। मतलब ये ट्रायंगल यहाँ पर खाली कैसे अच्छी हो ना बनी ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल जो है दिखना ही नहीं चाहिए, ओवरलैप। यानी कि कितने शर्त है कॉन्ग्रुएंस होने के लिए? दो शर्त। एक होना चाहिए साइज भी सेम और शेप भी सेम होनी चाहिए। मतलब वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तब ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये दो बराबर होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, तभी इससे आएगा ना बराबर। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका है 4 सेंटीमीटर, है ना? दूसरा मैं बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका भी एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है? आर दे कॉन्ग्रुएंट? नो। व्हाई? बिकॉज़ एरिया इज सेम, इसका मतलब है साइज इनका सेम है, बट शेप इज डिफरेंट। शेप अगर भी यह कॉल ये ना काचवा समझ मान मेरी बात आ रही समझ? इसका मतलब है ये। अच्छा मेरे पास एक रूम है, ये मगर इत पठन आठ मुझ हाथ नफर, हाथ पर्सन, दूस ब्याह कमर मगर सु ट्रायंगल आठ मुझ हाथ नफर ईमान बस। एमिक मतलब वो साइज इनका सेम है, साइज सेम मगर शेप इनकी सेम नहीं है। मतलब यह क्या बस बराबर यह थे, ये मन राइलो ऑफ पॉइंट, साइज इनका ठीक है, मतलब एक एरिया बराबर, एरिया इनका सेम मगर शेप इज डिफरेंट। या ट्रायंगल शेप या रेक्टेंगल शेप। गो आज का शर्त असन कॉन्ग्रुएंस का शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे अब देखो कब ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंस के बहुत सारे रूल्स हैं। एक होता है एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर होंगे तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अपना, इसका मतलब ये पेट कॉलम ये इस साइड कैसे ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को ये कैसा सुनिया बराबर, ये कैसे बेस के साथ बेस बराबर, ये साइड कैसा सुनिया साइड बराबर। तीन छह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किम साधन जब तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर होंगे, ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा इसमें ये है कि अगर आप मेरे पास दूसरा रूल होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो बच्चों ये क्या है, अगर एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है, इसका ये साइड इसका ये साइड, तवज्जो, फिर इसका ये साइड और इसका ये साइड और इसका बीच वाला एंगल और इसका बीच वाला एंगल, अगर ये आपस में इक्वल आ रहे तब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल के तहत? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के। यानी कि साइड और साइड मिल रहा है, साइड और साइड मिल रहा है और बीच वाला एंगल, देखो जो दो साइड है ना जो सेम आ रहे हैं उनका बीच वाला एंगल भी सेम आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब है इस कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत भी ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जो मुझे यहां पे निकला, मुझे यहां पे वही निकला, मुझे वहां पे यही निकला। देखो ये साइड इसके बराबर है, बीच वाला तो इनका सेम है और बीच वाला एंगल, तो मैंने वही कहा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। एक और कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, ये है साइड एंगल साइड, है ना। तीसरा कॉन्ग्रुएंस रूल होता है एंगल साइड साइड। देखो मैं फिर से दो ट्रायंगल बनाता हूं, फिर से मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। अगर मेरा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और बीच वाला साइड जो दो एंगल्स के बीच वाला साइड बराबर है, तब मुझे इस कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत मैंने क्या लिखा यहां पे एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल कॉम। देखो मेरा एक आ रहा है एंगल, ये एंगल और बीच वाला साइड और फिर से एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। एक और है कॉन्ग्रुएंस रूल का, उसको हम कहते हैं आरएचएस। आरएचएस मतलब यहां पे नहीं है राइट हैंड साइड, इसका मतलब है राइट एंगल, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज और साइड। देखो मैं यहां पे बनाऊंगा दो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यू नो जिसका एक जाविया 90 होता है, इसका क्या मिलना चाहिए तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां भी 90 यहां भी 90, एक पॉइंट अगर इनमें ये मिलेगा, दूसरा इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल होगा, और तीसरा अब साइड एक बराबर होना चाहिए, चाहे परपेंडिकुलर मिलेगा परपेंडिकुलर के साथ या बेस मिलेगा बेस के साथ, हम कह सकते हैं वो दो ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हो गए कॉन्ग्रुएंस के रूल्स, हो गए ना। तो मुझे बताओ बच्चों यहां पे मुझे दोनों ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए किस रूल के साथ? साइड एंगल साइड, क्योंकि मुझे इसका ये साइड इसका ये साइड
ये साइड और ये साइड और बीच वाला एंगल जो है बराबर निकालो। देखो यहां पे मैं आपसे समझाऊंगा। देखो मेरा ये साइड जो है ना, ये साइड जो है ये किसके बराबर मुझे निकला? इसके बराबर निकला। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यही है ना। देखो बच्चों ये हाइपोटेन्यूज है, ये आ जाएगा इस पे, इसका बराबर। अच्छा ये निकला मुझे इसके बराबर, ये एंगल निकला मुझे इसके बराबर। अब समझ, फिर से सुनो, साइड और साइड और बीच वाला एंगल, तो मैं कह सकता हूं साइड, ये आ गया एंगल और ये फिर से साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा असल में मुझे कुछ और करना है। अगर मुझे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट निकल गए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, थ्योरम कहती है व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनके पार्ट्स अब मिलेंगे, हर कोई पार्ट मिलेगा। ये एंगल अब इसके बराबर होगा, ये एंगल अब इसके बराबर होगा, ये एंगल अब इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड, ये तो कॉमन साइड है, ये साइड अब इस साइड के बराबर होगा। थ्योरम क्या कहती है? अगर हसा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट निकले, एंगल बी आसिल एंगल सी एस बराबर क्या है? ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट वन आस ये ट्रायंगल वाला हेंकेन ट्रायंगल से ये भी ट्रायंगल साइड वाला हेंकेन ट्रायंगल साइड से। अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, व्हाई? बाय CPCT। CPCT का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैं फिर से रूल कह रहा हूं, व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट उसके पार्ट से मिलेंगे, मगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब BS कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये। हर का पार्ट है लिंकन पार्ट से, मगर किम साथ ये ट्रायंगल आसन पान में कॉन्ग्रुएंट। तो इसके तहत मैं कह सकता हूं एंगल B एंगल C बराबर। तो मैं वापस आऊंगा सवाल की तरफ। अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड इसके अपोजिट एंगल बराबर मुझे मैंने प्रूव करके दिए, एंगल AB इज इक्वल टू एंगल C जो मैं प्रूव करे, तो मैं आप कह सकता हूं ये बात कि the angles opposite to the equal sides are always equal। ये मसा इक्वल साइड दोन अपोजिट एंगल्स छ आसान, तिम हमेशा पान में इक्वल। गो ये तो यू इक्वल साइड इमन दोन अपोजिट एंगल छ ये तो ये मास ते पान में बराबर। तो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें पहला पार्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क। हमने यहां पे जो इस आर्क की जो है हमें लंबाई फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, बताओ कितनी है रेडियस ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये है ना, सॉरी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से रेडियस ऑफ द सर्कल है, सवाल कहता है ये आर्क के साथ कौन सा एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री। यहां से ये वाली आर्क मैंने ली, तो सवाल कहता है सेंटर से ये सबटेंड करता है 60 डिग्री का एंगल। आप मुझे बताओ लेंथ ऑफ द आर्क, ये यहां से यहां तक APB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर मैं लिखूंगा लेट APB इज द आर्क, इज द, मैं नाम रखता हूं अपने आर्क को, मैं मुजरा लेता हूं अभी आर्क यहां से यहां तक, ठीक है ना। इसका नाम रखता हूं मैं APB। लेट APB इज द आर्क subtending an angle of 60 degree at the center। सेंटर पे ये कौन सा एंगल बनाती है 60 डिग्री। जब मैं दो रेडियस को इसके साथ मिलाता हूं यहां से, तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। बस अब मैं फाइंड करता हूं इसको 60 डिग्री एट द सेंटर O में, इसका सेंटर का नाम मैं रखता हूं O। अब मैं करता हूं काम देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क की फार्मूला बच्चों आपको पता है क्या है? आसान है, मैं आपको बताऊंगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू थीटा बटा 360 शीयर। और चीज पर फार्मूला थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। अगर सेक्टर का होगा, याद रखिए सेक्टर का अगर एरिया होगा थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ताच हजार भी करो एरिया ऑफ द सर्कल, ये हजार भी करो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बस आसान है। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क को कैसे हम निकालते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई आर। तो थीटा मेरा है 60 डिग्री, आप देखो वहां पे 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई के बदले 22/7 लिखा है ऊपर, आर के बदले 21 है कि 14 है? जरा बच्चे देखो इसकी रेडियस कितनी है? 21 is location specific, the circle of the radius 21, ठीक है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 1 are 6, 6 6 are 36, 7 1 are 7, 7 3 are 21, और कैसे कटेगी 3 1 are 3, 3 2 are 6,
2 1s are 2, 2 1s are 2, वहां पे खाली निकला मुझे 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। एक पार्ट हो गया। इसको आप कैलकुलेटर से सारों का ज़रब करके इन दो का ज़रब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, वहां भी 22 आएगा अगर आपको कसम नहीं आती है। तो मेरा एक निकल गया। अब दूसरा पार्ट बच्चों बताओ, दूसरे पार्ट में है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जब आपने आर्क यहां से यहां ली, वहां जब आपने इसको रेडियस से ज्वाइन किया, इस सेक्टर आ, इस सेक्टर का भी आपको एरिया फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। फिर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इसका आप नाम भी बोल सकते हो OAPB, OAPB। इसका आप एग्जाम में थोड़ा सा फिगर बना लेना, मेजरमेंट करके नहीं बराबर पर, लेकिन नाम के लिए इसको बनाना पड़ेगा ताकि उनको समझ में। फार्मूला क्या है सेक्टर की? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। हां करेक्ट। तो थीटा फिर से वही रहेगा सर, क्योंकि थीटा जो है वो मुझे सेक्टर का भी वही है और आर्क का भी, इसका भी वही थीटा वही है, सेम दोनों का है। तो मैं लिखूंगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू आर स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगा 21 सेंटीमीटर इनटू 21 सेंटीमीटर, दो बार वही हो गया आर स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 are 6 6 is are, तो यहां से फिर से कसर कटेगी, 7 1 are 7 7 3 are 21, 3 1 are 3 3 2 are 6 और 2 1 are 2 2 11 are 22। तो मुझे यहां पे 11 और 21 को करना है, 11 into 21 मुझे करना है। मुझे निकला वहां पे 231, मुझे निकला वहां पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। हो गया सेक्टर का भी खत्म। अब मुझे करना है काम, इन दो का तो आसान है। अब तीसरे वाले के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, वो थ्योरम पढ़ाई थी। तीसरे वाले में मैं करूंगा काम, मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों। इस सेगमेंट का मैं कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो मैंने निकाल दिया अभी 231 दूसरे पार्ट में। अब उसी से अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का एरिया, फिर मैं करूंगा इस एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, वहां पे मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है आज मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए मैं पहले इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करूंगा, उसके लिए फिर फार्मूला है √3/4 a स्क्वायर। अदरवाइज इसकी हाइट मुझे मालूम नहीं है, वरना मैं लगाता इसको 1/2 बेसिक हाइट, लेकिन हाइट मुझे यहां पे गिवन नहीं है, इसलिए मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया। इसको मैं पहले प्रूव करूंगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर मुझे फार्मूला लगाना आसान है, फिर मुझे वहां हाइट नहीं चाहिए। मैं इसके थर्ड पार्ट के लिए मैं लूंगा सबसे पहले फ्रॉम, मैं इस ट्रायंगल को लूंगा ABO, फ्रॉम ट्रायंगल ABO कामा वी गेट। बच्चों आप मुझे इसमें बताओ ABO में AO किसके बराबर है? OB के है ना? ये दोनों बराबर है ना, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। मैंने ये ट्रायंगल लिया ना OAB, तो ये साइड इसके बराबर है। क्यों? मैं लिखूंगा इसका गिवन, मैं वही काम करूंगा, ठीक है। अगर ये दो साइड बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, मैंने प्रूव करके दिया अभी। व्हेन द साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। the angles opposite to the equal sides of the isosceles triangle are always equal। ये मुझे इक्वल साइड, ये एंगल असली बराबर, मैं वही कहूंगा। therefore अगर मैं कह रहा हूं ये साइड इसके बराबर है, therefore एंगल A बराबर होगा फिर एंगल B के। रीजन क्यों, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा angles opposite to the equal sides are equal, वो बराबर होते हैं। अब ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। ए एंगल जो है वो बी एंगल के बराबर है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत मैं कह सकता हूं सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो बराबर होगा 180 के। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहती है त्रेन एंगल हूं जमा सम ट्रायंगल आका तशीर। मैं इसमें लिखूंगा रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके तहत मैं कह सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, A B C को कह सकता हूं तशीर। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं एंगल A में ऐसे लिखूंगा, अगर मैं एंगल B के बदले भी लिखूंगा एंगल A में लिख सकता हूं, क्यों? दोनों बराबर है। पैके पूछो पैके एंगल A तो एंगल B तो बड़े प्रूव करके बराबर, मैं लिख सकता हूं फिर एंगल B के बदले यहां एंगल A प्लस एंगल C मेरा है 60 डिग्री, बड़े एक एंगल मुझे तीन में से पता है, ये जो शीयर डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्यों लिखा यहां पे एंगल A के B के बदले एंगल A, ब्रैकेट में सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, इसलिए मैं A के बदले B लिख सकता हूं, B के बदले A लिख सकता हूं, दोनों बराबर है। वहीं करके जमा एंगल A तो एंगल A को ट्वाइस एंगल A, अब समझ जमा सुन मैं करूं A तो A को A स्क्वायर हो गया जरा,
मैं जमा कर रहा हूं एंगल ए को ट्वाइस एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल ए वहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे 60 ट्रांसफर हो जाएगा -60। ट्वाइस एंगल ए निकलेगा मुझे बराबर 120 डिग्री, तो एंगल ए निकलेगा बराबर 120 डिग्री, एंगल 2 का डिवाइड बाय 2 वो निकला मुझे 60 डिग्री। एंगल ए निकला 60, अगर एंगल ए है 60 बी भी 60 होगा, दोनों बराबर है, मैंने प्रूव कर ये दोनों बराबर है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सारे 60 निकल गए मुझे। अगर तीनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। यस सर। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो कंडीशन है, अगर तीनों एंगल बराबर है तब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड बराबर है तब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं, इधर आ जाओ आप। देयरफॉर मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABO, देयरफॉर ट्रायंगल ABO इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब मुझे क्या निकल गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे में एरिया काटो साहब, क्या है मुझे में हाइट इज प्रॉब्लम। देयरफॉर अब लगाओ एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO क्या है फार्मूला में? इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला की मगर ये शब्द याद था, ऑप्शन अल्टरनेट कहीं √3/4 a स्क्वायर। वहां मच हाइट इज प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को पहले साबित क्या किया, या सच इक्विलेटरल ट्रायंगल, ताकि मुझे हाइट की जरूरत यहां पर ना पड़े। वही लिख √3/4 a स्क्वायर मतलब को साइड डायरेक्ट करो, इसका हर कोई साइड आप कितना है 21, मतलब ये 21। अब ये 21 है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब तीनों एंगल बराबर है तो इक्विलेटरल है, तेरे असली साइड अप वो 21 को मुझे दो बार a स्क्वायर मतलब को साइड स्क्वायर वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3/4 into 21 into 21 करो 1 2 वो निकला मुझे 441, वो मुझे निकला 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे आएगा, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो मानो 1 बटा है। फिर मैं जब बीच में मल्टीप्लाई की निशानी होती है तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को होता है डिनोमिनेटर के साथ। ये का इस पढ़ते 441 into √3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डाला एरिया। मगर मैं क्यों एरिया काटूं, मुझे निकालना है इस सेगमेंट का एरिया। तो कैसे निकलेगा? ट्रायंगल सेक्टर का मुझे निकालना है दूसरे पार्ट में, कहां है 231, इससे मैं करूंगा ट्रायंगल का एरिया माइनस आई विल फाइंड सेगमेंट। देयरफॉर लास्ट पास अब ये खत्म हो रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ क्या किसके बराबर वो होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है इस ट्रायंगल का? ABO। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर को दोस्त बताओ, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे 231 वेरी गुड 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या गो ये ट्रायंगल एरिया वो 441 √3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है टेक्स्ट वाले ने इसको हम हालांकि इसको फर्दर इसको हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहां पे हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आंसर उसने यहीं पे छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा यहां पर जो है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड हो गया।